Thank you so much for such a wonderful introduction. Uh, और थैंक यू ऋषि हुड यूनिवर्सिटी टीम फॉर गिविंग मी दिस प्लेटफॉर्म जो आज हम लोग बात करने वाले हैं। मैं दिल्ली आया था, मेरी बुक लॉन्च थी चाणक्याज इंटेलिजेंस। ये इंटेलिजेंस सीरीज की दूसरी बुक है। द फर्स्ट वन वाज ऋषि इंटेलिजेंस। सो मेरी जो यात्रा है वहाँ से मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि मेरा एकेडमिक बैकग्राउंड नहीं है जो भी मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। मेरा एंटरप्रेन्योरशिप का बैकग्राउंड है। सो 6 साल पहले मैं एग्रीकल्चर नेचुरल फार्मिंग में मैं आता हूँ, और जो स्कूल ऑफ थॉट्स है जितने फार्मिंग के ऊपर पूरे इंडिया में, उन सारे पर काम करता हूँ। स्टार्ट होता है कि ज़ीरो बजट नेचुरल फार्मिंग सुभाष पालेकर जी, एंड होमा फार्मिंग, या थ्रू आउट वर्ल्ड जितने भी प्रैक्टिसेस चल रहे हैं, ठीक है। एंड एवरी सेट ऑफ स्कूल ऑफ थॉट्स वो फेल कर रहा है झारखंड में। मैं झारखंड से हूँ, और फिर पता चलता है कि एग्रो क्लाइमेटिक जोन 20 से ज़्यादा है इंडिया में। सो इट्स लाइक उसका जो पूरा कॉन्टेक्स्ट है, मतलब सॉइल साइंस, माइक्रो क्लाइमेट, एवरीथिंग इज बिट डिफरेंट। लेकिन एक दिमाग में बात आई कि 300 ईयर्स से हम कह रहे हैं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का इम्पैक्ट है, और भारत एक कृषि प्रधान देश कह रहे हैं, वो अलग बात है कि वो नगर प्रधान ही रहा था। लेकिन अगर कृषि प्रधान रहा है तो टेक्स्ट क्यों नहीं है एग्रीकल्चर के ऊपर? एंड अगेन आयुर्वेद इज टेलिंग कि वो पंच महाभूत आधारित होता है, त्रिदोष फ्रेमवर्क होता है उसमें, वात पित्त कफ होता है। वो ये नहीं कहता कि ये बॉडी के लिए हम लिख रहे हैं। जब वो स्टार्ट होता है, उसकी जो मेटाफिजिक्स है वो 5 बेसिक जो तत्व हैं उस पर ऊपर बात करता है। तो 5 बेसिक तत्व से तो प्लांट भी बने हैं। सो इफ आयुर्वेद इज नॉट दी स्यूडो साइंस, अगर उसके प्रिंसिपल्स सही हैं तो आयुर्वेद के सारे फ्रेमवर्क्स एंड सॉल्यूशन पौधे पे भी काम करेंगे। इफ वी कैन कैरेक्टराइज कि वात पित्त कफ एक पार्टिकुलर सिचुएशन में पौधे का क्या है। एंड सो उस खोज के दौरान मुझे जो पुस्तक मिली उसका नाम था वृक्ष आयुर्वेद। आयुर्वेद फॉर द प्लांट्स, नॉट फ्रॉम द प्लांट्स। कि हम हर्बल मेडिसिन की बात नहीं कर रहे। ये टर्म जब आता है तो बहुत लोगों को लगता है कि ओके, पेड़ों से हम कुछ हर्ब्स की लेने की बात कर रहे हैं। वृक्ष आयुर्वेद टर्म इज देयर। सो वृक्ष आयुर्वेद की वी आर अप्लाइंग त्रिदोषा फ्रेमवर्क, वात पित्त का फ्रेमवर्क फॉर द प्लांट्स टू रिजॉल्व द इश्यूज ऑफ द प्लांट्स। सो एक इंडियन नॉलेज सिस्टम, भारतीय नॉलेज सिस्टम आ गया हमारे बॉटनी के लिए, हमारे एग्रीकल्चर के लिए। कि जब हम कह रहे हैं कि प्रोडक्शन नेचुरल फार्मिंग में हम नहीं बात कर सकते, बट भारतीय समाज कह रहा है कि नहीं, प्रोडक्शन की भी हम बात करेंगे, क्योंकि पॉपुलेशन आज के समय में ज़्यादा नहीं, पहले भी ज़्यादा थी। एंड क्योंकि नगर प्रधान है तो फूड प्रोडक्शन हमेशा कुछ लोगों को करना पड़ेगा। एंड देन दी पशु आयुर्वेद टेक्स्ट ऑल्सो केम कि गायों को हम आयुर्वेद से कैसे ठीक करें, ठीक है। सो आयुर्वेद के जो पूरे ब्रॉडर डायमेंशन है, ये जब ग्रंथों में मैं गया, चरक संहिता एंड सुश्रुत संहिता, वहां पर नहीं मिल रहा पौधों के लिए। एंड दैट्स वेयर मेटाफिजिक्स, मतलब उससे भी ज्यादा फाउंडेशनल साइंस की ओर हमें जाना पड़ा। मतलब ये अप्लाइड साइंस है, आयुर्वेद इज द अप्लाइड साइंस। और वहां पर एंट्री होती है दर्शन शास्त्र की, कि इफ यू नो दी वैशेषिक दर्शन, ठीक है। और फिर जो मुझे विस्मित करता वो करता था कि ये फिलोसॉफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया इसके अंडर है, या फिलॉसफी डोमेन में ये पढ़ाई जा रही है। अब आप देखिए, जब हम ब्रह्मांड के कॉस्मोलॉजी की बात करते हैं वो तो थियोरेटिकल फिजिक्स में पढ़ाई जाती है, तो ये हमारे फिलॉसफी में थी। न्याय दर्शन जो हम कहते हैं, लॉजिक सिस्टम, उसको भी हम फिलॉसफी में पढ़ा रहे हैं। योग पार्ट ऑफ साइकोलॉजी, इट वाज आल्सो देयर इन फिलॉसफी। सो जो कैटेगरी है, बिकॉज ऑफ कि दर्शन शास्त्र को फिलॉसफी डोमेन में पढ़ाया जा रहा था, तो उसका जो काइंड ऑफ जो एक लेंस है, जिस लेंस से हम उस डोमेन या सब्जेक्ट को देख रहे हैं, वो उसको इनहेंस नहीं कर रहा। और फिर क्योंकि मुझे वृक्ष आयुर्वेद को डेवलप करना था फॉर प्लांट्स, क्योंकि कुछ श्लोक मिल रहे थे, तो दर्शन शास्त्र के स्टडी में मैं गया, जस्ट टू डेवलप कि जो हमारा मॉडल है स्कूल ऑफ थॉट ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग है, उसको हम डेवलप करें। और जो एंटरप्रेन्योरियल जर्नी जो मैं जी रहा था, लगभग 75 विलेजेस, 20,000 फार्मर्स से हमारा डायरेक्ट इंटरेक्शन रहा। और फर्स्ट 3 ईयर जो है वो एकदम फेल्ड था। मतलब बेस्ट ऑफ बेस्ट मॉडल्स हम अप्लाई कर रहे थे, काम कर रहा था, बट इकोनॉमिक फिजिबिलिटी नहीं आ रही थी। एक ऐसा भी सिचुएशन आ रहा था। एंड देन द अर्थशास्त्र केम, कि चाणक्य के अर्थशास्त्र में, क्योंकि सीताध्यक्ष नाम का एक पूरा एक चैप्टर है कि एग्रीकल्चर
से रिलेटेड जो एग्री बिजनेस है उसका इंडियन मॉडल क्या है। एंड IIM में जब सेशन करने हम लोग जाते थे तब वहाँ जब एज ए ऑडियंस में रहता था तो वहाँ पता चला कि केस स्टडी जो है पॉवर्टी की 2019 तक हम इंडिजिनस केस स्टडीज पढ़ा ही नहीं रहे थे, पॉवर्टी के बारे में पढ़ा रहे हैं। सो अफ्रीकन पॉवर्टी है एंड इट मीन्स भारत के बाहर की बात हम कर रहे हैं। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट भी बाहर का है और फ्रेमवर्क जो सॉल्यूशन का फ्रेमवर्क है वो भी भारत के बाहर का है। इसलिए वो अच्छा होते हुए भी जब हम अप्लाई कर रहे थे तो वो काम नहीं कर रहा। सो ये जो पूरा फ्लॉ था कि हम जो लेंस है प्रॉब्लम स्टेटमेंट को जज करने की, या जो हम कहते हैं डिजाइन थिंकिंग, बेसिकली अगर प्रॉब्लम को समझना है तो प्रॉब्लम में थोड़ा डीप डाउन जाना पड़ेगा, जो वेल डिफाइंड जो स्टेटमेंट या हाइपोथेसिस दे रहे हैं उससे बाहर जाना पड़ेगा। तो ये जो जर्नी रही अर्थशास्त्र की, उसमें क्लैरिटी आई कि एग्रीकल्चर इज नॉट एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम, ये अभी के हिसाब से सामाजिक प्रॉब्लम है। बिकॉज एग्रीकल्चर आप बाउंड्री बनाकर नहीं कर सकते, क्योंकि वो इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम और एग्रेरियन इकोसिस्टम एक साथ समा ही नहीं सकता। ठीक है, वो अलग ही इकोनॉमिक्स एंड डायनेमिक्स पे काम करता है, जो कृषि है वो अलग ही डायनेमिक्स पे काम करता है। तो इंडियन मॉडल क्या होता है कि जब आप गांव में रहते हैं तो आप देखते हैं कि एक खेत को 10 परिवार मिलकर तैयार करते हैं, फिर वही टीम दूसरे खेतों में जाकर के फिर उसके बेसिकली बार्टर सिस्टम जो अगर हम कहें उस बेसिस पर वो लेबर कॉस्ट को रिड्यूस करते हैं और ये पूरा मैकेनिज्म है काम करने का, ये बिल्कुल ही अलग है। तो ये इतना फैसिनेटिंग रहा क्योंकि वो एग्रीकल्चर के चैप्टर को देखने के लिए फिर पता चला कि उसमें 6000 सूत्र हैं बेसिकली, और वो एक ऐसा मॉडल देता है जो स्टिल रिलेवेंट और वो एक्सप्लोर नहीं हुआ था अभी तक। 2-3 हिंट्स मुझे या हम सभी को मिले कि ब्यूरोक्रेट्स को पॉलिटिशियन बनना चाहिए, ये चाणक्य कहते हैं। अमात्य मतलब मंत्री नहीं होता है, अमात्य मतलब एडमिनिस्ट्रेटर होता है। संस्कृत में मंत्री मंत्री ही होता है। सो प्रमोटेड ब्यूरोक्रेट्स ही मिनिस्टर बनते थे। ये हमारे सभ्यता में 2500, 2700, 3000 वर्ष पूर्व हो रहा था। मतलब बहुत ही लिटरेट बेसिकली लीडर्स जो हैं हमारे रहे और वो एक्सपीरियंशियल उनकी जो पूरी जर्नी रही उस डोमेन की, और वो उसके मिनिस्टर बनते हैं। जैसे अश्विनी जी को अभी हम देखते हैं या एस जयशंकर जी को, तो ये एक एग्जाम्पल है कि ये चाणक्य मॉडल ऑफ गवर्नेंस हम फॉलो कर रहे हैं। तो उसमें जब गवर्नेंस में जैसे एग्रीकल्चर को मैं यहाँ पर एक लाइन बोल के एंड करता हूँ कि जो डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर होता है अभी के समय में, तो उसमें हम देखते हैं अकाउंटेबिलिटी उसकी नहीं है। आचार्य चाणक्य कह रहे हैं कि अगर क्रॉप फेल हुआ, नेचुरल कैलामिटी और डिजास्टर को छोड़ करके अगर कोई भी और कारण है तो ही विल बी द रिस्पॉन्सिबल होगा कोई भी क्रॉप फेलियर का। तो ये जो अकाउंटेबिलिटी है, ये अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करता है कि पूरा जो व्यवस्था है वो कैसे चलेगी। अब ये वो क्यों डिफाइन करते हैं, अगर श्लोक से मैं इसको बताऊं, वो कहते हैं 7 लाइन्स में कहते हैं कि सुखस्य मूलम धर्म, सुख का जो मूल है वो धर्म है। ठीक है, अब ऋषिहुड में तो मुझे शायद नहीं बताने की आवश्यकता धर्म के बारे में, लेकिन जो आसान भाषा में जो मैं लोगों को बताता हूँ कि आप धर्म कांटा क्यों देखते हैं लिखा हुआ, जब वेइंग मशीन होता है ट्रक्स का तो उसमें हिंदी में लिखा होता है धर्म कांटा। मतलब जो वेइंग कर रहे हैं वो एथिकली होगा, उस मेजरमेंट में हम कोई एरर नहीं करेंगे। तो धर्म एक सेंस में एथिक्स आता है। फिर हम कर्तव्यों की बात करते हैं कि वैद्य जो है वो मेडिसिन से प्राणों की रक्षा करेगा, और जो क्षत्रिय है युद्ध में लड़ करके शत्रु को परास्त करके अपने प्रजा की रक्षा कर रहा है। तो ये उसका कर्तव्य, वो क्षत्रिय धर्म है। तो धर्म क्या होता है, जो असाइंड ड्यूटी होता है उसको जो पालन करता है सही तरीके से, उसको भी हम कहते हैं कि वो धार्मिक है। ठीक है, और ये वर्ड ऐसा है कि इस पे इतना बोझ है अपने आप को एक्सप्लेन करने की, और इतना इसका कॉन्टेक्स्ट है कि मिस इंटरप्रेट हुआ है। तो एक बेसिक जो डाउट आता था बचपन से ही कि हर हिंदी वर्ड का इंग्लिश हो कैसे जाता है। इसके 2 कारण हो सकते हैं, या तो वो सिविलाइजेशन इतनी एडवांस है जो हमारे सारे एक्सपीरियंसेस को एक्सप्लेन कर सकती है, सारे इंट्रिकेसीज, सारे डिटेल्स को समझ सकती है, एसेस कर सकती है, एनालाइज कर सकती है, या जब वो ट्रांसलेट कर रहे हैं तो रिडक्शनिस्ट अप्रोच में वो अपनी बात कर रहे हैं और हमारे डिटेल्स को वो समझ नहीं रहे हैं। उसमें वो जाति का ट्रांसलेशन जब कास्ट होता है तो प्रॉब्लम होती है, धर्म का बेसिकली जब रिलीजन होता है तो प्रॉब्लम होता है। लेकिन धर्म में आप देखेंगे, धर्म में सबसेट में जाते जाते, भक्ति मार्ग में जाते जाते फिर रिजिडिटी डालेंगे, देन रिलीजन आएगा।
सो धर्म इज ब्रॉडर अम्ब्रेला, जिसमें फाउंडेशनल चीजें जो हम कहते हैं कि जो धारण किया हुआ है जिसने पूरे ब्रह्मांड को, वहां से हम धर्म शब्द का प्रयोग करते हैं। तो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट वर्ड आता है कि जो रियो डी जेनेरियो में 1992 में हुआ कि हमें रिसोर्सेस का ऐसा यूटिलाइजेशन करना है कि फ्यूचर जनरेशंस के लिए भी बचा रह जाए। दैट इज द वेरी बेसिक डेफिनेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसका संस्कृत करेंगे तो वो धार्मिक डेवलपमेंट आएगा, बिकॉज सस्टेनेंस की बात कर रहे हैं कि हम जो है जो फाउंडेशन है उसको ना बिगाड़े और ये जो सृष्टि है वो चलती रहे आगे। तो सुखस्य मूलम धर्म, सुख का मतलब प्रॉस्पेरिटी का मूल है धर्म। अब धर्म का जब डेफिनेशन हम क्लियर कर लेते हैं तब पता चलता है अच्छा प्रॉस्पेरिटी तब आएगी जिसको जो असाइंड ड्यूटी दी गई है वो पहले ढंग से करे, अकाउंटेबिलिटी आ गई, सोशल हार्मनी आ गई, एथिकल हो गया। तो ये सारा जब होगा तब प्रॉस्पेरिटी आएगी। फिर वो कहते हैं धर्मस्य मूलम अर्थः। अब अगेन इकोनॉमिक्स का क्योंकि ट्रांसलेशन अर्थशास्त्र है तो अर्थ शब्द जो है वो फिर मॉनेटरी और फिस्कल के टर्म में लोग समझते हैं, बट आचार्य चाणक्य कहते हैं कि अच्छा व्यक्ति के जीवोपार्जन, द लाइवलीहुड ऑफ पीपल इज अर्थ, ठीक है, बट टू एक्वायर दैट लैंड दैट इज इनहेबिटेड बाय ह्यूमंस, ऐसी भूमि जहां पर मनुष्यों का निवास है, उस भूमि को अपने स्टेट में मिलाना, उसके लिए मैंने अर्थशास्त्र लिखा है। सो पावर, पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स ये सब आ जाएगा अर्थ शब्द के डायमेंशन में। तो धर्म के मूल में अर्थ है, मतलब जो राजा है या जो पावर है वो धर्म का पालन करवाता है। धर्म का प्रचार इन अ सेंस धर्म का पालन नहीं करवाएगा लोगों को। देयर शुड बी सम अथॉरिटी जो या तो पनिश करे या तो उसे रिमाइंड करवाए कि ये अधार्मिक है या धार्मिक है। जैसे कॉन्ट्रैक्ट फेल करना, बिजनेस इकोसिस्टम क्यों राइज करेगा? अगर कोई एक ऐसा स्टेट है जहां पर पेपर का कोई वैल्यू नहीं है, आपने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और कोई भी कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ दे रहा है, आप बार बार कोर्ट जा रहे हैं और सालों चक्कर लगा रहे हैं, तो ऐसा इकोसिस्टम में कोई भी इन्वेस्ट नहीं करेगा। तो पावर जो है जो इंश्योर करवाएगा कि धार्मिक इकोसिस्टम हो वो फिर प्रॉस्पेरिटी लाएगा। फिर वो कहते हैं अर्थस्य मूलम राज्यम। अब क्योंकि मैं झारखंड से आता हूं तो और बिहार का पार्ट रहा था, तो बिहार का एक हमारे अंदर एक सेंस रहता है कि ये बर्बाद क्यों हुआ, या इसकी जो अवस्था है, जब हम चाणक्यास इंटेलिजेंस बात कर रहे हैं, जहां पर इस गवर्नेंस मॉडल को लिखा गया वहीं पे लीस्ट गवर्नेंस अगर हम कहें रिलेटिवली वो अभी भी है। मतलब धनानंद का जो बेसिकली साम्राज्य था, जिसको देख करके आचार्य चाणक्य आते हैं और फिर चंद्रगुप्त मौर्य उस बच्चे को फिर राजा बनाते हैं। तो वहां पर हमने देखा कि 22 साल में 22 मुख्यमंत्री बने, एक फेज था 22 ईयर्स और 22 चीफ मिनिस्टर्स। तो करप्ट स्टेट होना एक प्रॉब्लम है और स्टेट ही नहीं होना, हर साल बदलना, दिस इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम। या स्टेट की आइडियोलॉजी ना होना, जैसे कि कोई कंट्री है जहां वहां शरिया गवर्नमेंट हो कि डेमोक्रेसी हो कि किस फेडरल गवर्नमेंट हो, किस टाइप की गवर्नमेंट है उसी की क्लैरिटी नहीं है और वो तुरंत कोलैप्स कर जा रहा है या सिविल वॉर में या हाईजेक हो जा रहा है। तो एक स्टेबल स्टेट जो है वहां पर पावर रिजाइड करता है। सो इसीलिए कह रहे हैं कि अर्थस्य मूलम राज्यम और राज्यस्य मूलम इंद्रिय जयः, जहां से ऋषि इंटेलिजेंस स्टार्ट होता है कि जिसने इंद्रियों को जीता है, सेंस ऑर्गन्स को जिसने कॉन्कर किया है, ऐसा राजा स्टेबल स्टेट लाता है, गुड गवर्नेंस मॉडल लाता है, धार्मिक इकोसिस्टम लाता है और वहां पर इकोनॉमिक पॉलिसीज अच्छे से एग्जीक्यूट होती है और वहां प्रॉस्पेरिटी आती है। सो ये आचार्य चाणक्य एक सीरीज में एक मॉडल को वो डिफाइन करते हैं। अब ये कहना आसान है सेंस ऑर्गन को कंट्रोल करना, ये होगा कैसे? और एक आम व्यक्ति के लिए मोरल प्रिंसिपल लगता है कि काम, क्रोध, लोभ, मद, हर्ष, इसको कंट्रोल करे, गुस्सा नहीं करना चाहिए, ज्यादा डिजायर नहीं होना चाहिए। ये लगता है कि एक यूटोपियन आइडियोलॉजिकल बात है। लेकिन एक राजा के एंगल से अगर हम देखें, स्वधर्म से अगर हम राजधर्म की ओर बढ़ें, तो जो ट्रैप किया जाता है राजाओं को थ्रू आउट वर्ल्ड, उसमें एक माइस स्ट्रैटेजी आती है, MICE। तो पहला है ट्रैप है कि मॉनिटरी, वो राजा ही बिक जाए, उस देश का राष्ट्रपति, उस देश का प्रधानमंत्री या राजा वही बिक जाए पैसे के चक्कर में। मॉनिटरी, अगर उसमें लोभ है तो ऐसा होगा। दूसरा है MICE में आइडियोलॉजिकल। अब वो एक आइडियोलॉजी को बहुत ज्यादा मानता है, तो उसको दिख रहा है कि इसका जो इम्पैक्ट है बहुत खराब है, लेकिन उसको आइडियोलॉजिकल ट्रैप इतना हो चुका है क्योंकि उसको वो परपेचुएट और उसको वो कैरी फॉरवर्ड करता है। जो बंगाल में जैसे हम देखते हैं कि ज्योति बासु
वो जीत ही रहे हैं सारे, मतलब हर इलेक्शंस को जीत रहे हैं, और विदाउट डेवलपमेंट मतलब वो दिख रहा है कि वो आगे बढ़ रहे हैं। सो ये होता है कि जब आइडियोलॉजिकल ट्रैप आपका होता है, एंड देन है कोहर्सन है एंड ईगो है। बेसिकली कोई अगर हम कहते हैं कि कामी व्यक्ति है, लस्ट उसमें ज्यादा है, तो हनी ट्रैप वाला जो समस्या है वो भी थ्रू आउट हिस्ट्री हुआ है। एंड ईगो, आपका जो फॉल्स ईगो है उसको जो नर्चर करे, आप उसी सेंस में फिर आपका स्टेट की बुरी हालत है लेकिन आपका ईगो नर्चर कोई कर रहा है तो यू आर गोइंग दैट। तो जो जितेंद्रिय है होना या सेंस ऑर्गन को कंट्रोल करना, वो इन सारे प्रॉब्लम को एट वन गो सॉल्व कर देता है। सो आइडियोलॉजिकली जब जैसे योगी आदित्यनाथ जी आए तो एक डिस्कशन ये हो सकता है उन्होंने अच्छा काम किया, एक बुरा काम किया, काइंड ऑफ एक हम पैरेलल बात कर सकते हैं, उन्होंने ये अच्छा नहीं किया, उन्होंने ये अच्छा नहीं किया। लेकिन एक पॉइंट ऑफ डिस्कशन में यह है कि योगी व्यक्ति क्यों पॉलिटिक्स में है। तो जब आचार्य चाणक्य की जो भी लर्निंग हम देखते हैं तो वहां पर वो कहते हैं कि राजर्षि हमें बनाना है, राजा प्लस ऋषि, मतलब स्पिरिचुअल थॉट लीडर है एंड देन पॉलिटिकल लीडर है। क्योंकि पावर को संभालने के लिए आपका जो व्यू ऑफ लाइफ है, व्यू ऑफ वर्ल्ड है, या जो अंडरस्टैंडिंग है वो थोड़ा ब्रॉड होना चाहिए, और वो अगर स्पिरिचुअल लेवल पे नहीं है, एक्सपेंशन नहीं है, तो पावर के साथ क्या होता है कि आचार्य चाणक्य कहते हैं घोड़ा ऐसे तो नॉर्मल बैठा होता है जब आप चना खिलाते हैं, लेकिन रथ में जब बांधते हैं तब वो असली रूप दिखाता है। सो पावर के साथ भी ऐसा है कि एक आम व्यक्ति जब आम जीवन जीता है तो नॉर्मली बिहेव करता है, बट उसको अगर पावर मिलता है और उस पावर को संभालने की कैपेसिटी उसमें नहीं है तो फिर वो उसी में वो पावर ही उसे कैप्चर कर लेता है। तो राजा प्लस ऋषि, मतलब अगर ऋषि पॉइंट ऑफ व्यू से वो है जिसमें हम कर्म योग को अगर डाल दें, या फिर उसका जो स्वार्थ है वो निस्वार्थ हो जा रहा है, या फिर उसकी जो दृष्टि है वो भारतीय जो मूल है उसमें आ जा रही है, जिसमें वैराग्य भी दिख रहा है। मतलब ये बड़ा पैराडॉक्सिकल है कि एक वैरागी व्यक्ति पावर में कैसे आ सकता है, बल्कि आप ये देखिए वो ज्यादा बेहतर है कि वैरागी व्यक्ति पावर पे हो, क्योंकि वो अपने लिए तो कुछ नहीं करेगा। तो जो इंडियन मॉडल है वो बड़ा लॉ एंड रूल्स एंड इसके अराउंड पेरिफेरी में नहीं है, वो एक व्यक्ति के डेवलपमेंट और उसका जो नर्चर है वहां उसका रूट आता है। इट्स नॉट बेस्ड ऑन सिस्टम बट ऑन पर्सन, जो सोसाइटी और वो जो समाज है उसने उसको नर्चर किया है। तो अब ट्रेनिंग कैसे होती है? चंद्रगुप्त मौर्य को जो पूरी पुस्तक है मेरी, बेसिकली उसमें इकोनॉमिक्स को मैंने इंक्लूड नहीं किया है, उसमें मैंने दिखा है कि वो चंद्रगुप्त को सिखा क्या रहे हैं, ये पार्ट बहुत ज्यादा मिसिंग रहे, क्योंकि ये 2 पेज में एंड हो जाती है तो फिर टैक्सेशन एंड ऑल वो सारी बातें होती है। लेकिन आचार्य चाणक्य 4 नॉलेज सिस्टम को लॉक करते हैं राजा के लिए। उसमें पहला कहते हैं आन्वीक्षकी, दूसरा है त्रयी, तीसरा है वार्ता, एंड फोर्थ वन इज दंड नीति। ठीक है, ये 4 जो है मुझे राजा को सिखाना है, या जिसको राजा बनाना है उसे ये सिखाना है। तो एलिजिबिलिटी क्या होगी? भारत में एलिजिबिलिटी एक बेसिक कहते हैं श्रुतिधर होना चाहिए, ऐसी एलिजिबिलिटी कि जो मैं कह रहा हूं, जो वो सुन रहा है उसकी स्मृति में कम से कम चली जाए, वो बातों को भूलने ना लगे। ये एक एलिजिबिलिटी होनी चाहिए कि उसमें रिसेप्शन पावर एटलीस्ट होने चाहिए। ठीक है, तो इसमें जो आसान है वहां से स्टार्ट में करता हूं। वार्ता, वार्ता इज जिसमें कृषि है, पशुपालन एंड वाणिज्य है, 3 है डोमेन, ट्रेड है, एग्रीकल्चर एंड लाइफ स्टॉक। इकोनॉमिक्स की समझ उन्होंने पूरा बता दी। सो इकोनॉमिक्स की हिंदी क्या होनी चाहिए थी? वार्ता शास्त्र, जो अर्थशास्त्र है। बेसिकली वार्ता शास्त्र इज मोर सुटेबल कि हम इकोनॉमिक्स का हिंदी वो करें। अर्थशास्त्र इज समथिंग पॉलिटिक्स, पॉलिटी, गवर्नेंस, इकोनॉमिक्स, पावर सब आ जाएगा उसके अंदर। फिर वो दंड नीति बताते हैं। अब दंड नीति क्या है कि एक कह रहे हो कि व्यक्ति की क्षमा, राजा की क्षमा और संत की क्षमा तीनों अलग होती है। जो फॉरगिवनेस की क्वालिटी है, संत जो है वो क्योंकि साधक है तो वो क्या कह रहा है कि योग चित्त वृत्ति निरोधा, उसकी चित्त की वृत्तियों को उसे क्योंकि निरोध करना है, सेसेशन ऑफ माइंड करना है, डिस्टर्बेंस ऑफ माइंड को शांत करना है, तो उलझना नहीं चाहता, तो वो कहेगा हिंसा परमो धर्मा, है ना, वो फिर क्षमा करेगा, वो फॉरेस्ट चले जाएंगे, तो उसकी क्षमा अलग है। ठीक है, एक व्यक्ति की क्षमा वो एसेस करेगा मेरा पावर कितना है, सामने वाले का पावर कितना है, किसने गलती की है, वो फैमिली को देखेगा, सोसाइटी को देखेगा, कॉन्टेक्स्ट को देखेगा, है ना,
वो भी एक एसेस करके जो है वो इन चीजों को जज करता है। लेकिन जो राजा की क्षमा है वो इंट्यूशन बेस्ड नहीं होनी चाहिए, वो दंड नीति बेस्ड होनी चाहिए, वो संविधान बेस्ड होनी चाहिए। वो रिटर्न होनी चाहिए, क्योंकि अगर इंट्यूशन बेस्ड है तो एक कॉन्फ्लिक्ट है, उसको उसने रिजॉल्व किया, अब एक सिमिलर कॉन्फ्लिक्ट आया, उस समय उसे लगा कि इसको थोड़ा ज्यादा पनिश नहीं करना चाहिए था। ये जो जस्टिस का बेसिकली एक वो डिस्क्रिपेंसीज उसमें नहीं होनी चाहिए। ऑब्वियसली हीरे की चोरी की सजा और खीरे की चोरी की सजा अलग होती है, लेकिन समहाउ ये वेल डिफाइंड होनी चाहिए और राजा को उसका पालन करना चाहिए, कोड ऑफ कंडक्ट जो है। तो दंड नीति ये बड़ा डिफरेंशिएट करती है कि तीन व्यक्ति कैसे डील करता है कॉन्फ्लिक्ट को, संत कैसे करते हैं और राजा कैसे करते हैं। त्रयी, त्रयी मतलब तीन वेद हो गए हमारे, जिसमें अथर्व वेद उन्होंने कहा कि ये राजा को मैं नहीं बताऊंगा, ये साधकों के लिए है और ये उनके लिए है जो स्टेट के उन समस्याओं का समाधान करेंगे जो बियॉन्ड कैपेसिटी ऑफ स्टेट है। जैसे वर्षा नहीं हो रही है तो इसके लिए हम साधकों को बुलाएंगे, वो यज्ञ होगा ताकि हम फिर वर्षा आए। ये स्टेट नहीं कर सकता। बारिश नहीं हो रही है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो यहाँ पर स्टेट वो उसमें नहीं अपना रोल निभा सकता। तो अथर्व वेद को छोड़ करके ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद जो है वो सिखा रहे हैं, जो गुरुकुल परंपरा से चंद्रगुप्त मौर्य को। लेकिन कॉन्फ्लिक्टिंग बात क्या है कि जो पहला विषय है आन्वीक्षकी, जो सबसे पहला सब्जेक्ट है, उसमें चार्वाक दर्शन भी वो पढ़ाते हैं। अब चाणक्य को देखिए कि एक तरफ वेद पढ़ा रहे हैं और दूसरे तरफ चार्वाक दर्शन भी पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो ये क्यों है, अब ये मैं बताता हूं। इसमें क्या है कि वो कह रहे हैं आचार्य चाणक्य कि एक व्यक्ति जब वो कमजोर होता है, भारत में शक्तिहीन होता है, उसके साथ कुछ खराब घटित होता है, बुरा घटित होता है, तो वो कहता है कि भगवान सब देख रहे हैं या चित्रगुप्त सब लिख रहे हैं, अभी नहीं तो अगले जन्म में इसका हिसाब अवश्य होगा। तो आचार्य चाणक्य कह रहे हैं कि ये जो जस्टिस है इतना डिले क्यों हो रहा है, ठीक है। तो ये जो पुनर्जन्म हो रहा है एक राजा के लिए, और कर्म जो है पाप पुण्य, ये दोनों को आप हटा दो। जो चार्वाक दर्शन होता है कि यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत, कि अदर वर्ल्डली लाइफ है, इसके बाद जन्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है मुझे नहीं मालूम, लेकिन अगर जस्टिस को अगर हम डिले कर दें कि कर्म ही उसका समाधान करेगा, उसके पाप को उसका भुगतान करना पड़ेगा, तो फिर तुम क्या न्याय लोगे, ठीक है। तो वेद पढ़ाने के बाद भी वो चार्वाक दर्शन इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि पावर को, जो परमात्मा का अंश है, उसको वो राजा को माना जाता है भारत में, ठीक है। जो भी भारत का राजा होता है उसमें परमात्मा का अंश माना जाता है, तो उसको ऑथोरिटी आ जाती है। जो कर्म का जो सिद्धांत है, जो ब्रह्मांड के रित और उससे जो जुड़ा हुआ है, वो अपने हाथ में लेना है, क्योंकि न्याय तुम्हें दंड नीति के हिसाब से करनी है, तभी मात से न्याय नहीं होगा। बड़ी मछली छोटी मछली को खाती है, ये लॉ ऑफ फिश है, इसको ही रोकना तुम्हारा काम है कि छोटी मछली को बड़ी मछली ना खा जाए। तो जो भी ऑपरेसर ऑपरेस जो फ्रेमवर्क हम बात करते हैं, तो वो फ्रेमवर्क राजा मनु से ही स्टार्ट होती है, और फिर आचार्य चाणक्य भी उसको फॉलो करते हैं कि दंड नीति का ऐसे पालन करना है। चार्वाक दर्शन को इस तरह से समझना है कि न्याय तुम करोगे, जस्टिस का आधार तुम होगे, या संविधान होगा या दंड नीति होगी, ठीक है। इसको हम परमार्थ पे और इसको हम कॉस्मिक ऑर्डर पे नहीं दे सकते। जनता ऐसे सोच सकती है, प्रजा के लिए वो ठीक है, लेकिन एक राजा जब भी निर्णय लेगा तो वहां पर वो चार्वाक के इस पहलू को वो फॉलो करेगा, ठीक है। तो अब एक और प्रॉब्लम आती है कि राजा जो है वो किसी भी सब्जेक्ट का, हर सब्जेक्ट का डोमेन एक्सपर्ट नहीं हो सकता, लेकिन एडवाइजर रखने के बाद भी डिसीजंस तो उसे ही लेना है। तो ये कैपेबिलिटी कहाँ से आएगी? तो फिर वहां पर वो कहते हैं कि महाभारत में है कि नास्ति सांख्य समम ज्ञानम नास्ति योग समम बलम, कि सांख्य के समान कोई ज्ञान नहीं है और योग के समान कोई बल नहीं है। तो ये फिर आप देखिए कि दर्शन शास्त्र में, मतलब ये दो दर्शन उन्होंने रखा, और चार्वाक तीन दर्शन शास्त्र रखा उन्होंने, और वेद में जो आरण्यक या ब्राह्मण ग्रंथ हैं वो उन्होंने उधर बताया। तो वेद से तो वो पंच ऋण और पंच यज्ञ महायज्ञ को वो समझाते हैं कि हम जन्म लेते हैं तो एक ऋण के साथ जन्म लेते हैं, और मृत्यु तक हमें उस ऋण का वो चुकाने का हमें प्रयास करना चाहिए, और ऋण चुका के ही जाना चाहिए, वो चाहे पितृ ऋण हो, है ना, या देव ऋण हो, है गुरु ऋण हो,
तो उसके लिए आप यज्ञ करते हैं, जिसमें भूत यज्ञ भी है, मनुष्य यज्ञ भी है, ब्रह्म यज्ञ है, देव यज्ञ है। तो अब यहाँ पर ये इन अ सेंस जब सिंगल हम मतलब इस टॉपिक पे जब बात करते हैं तो इसका एसेंस नहीं समझ में आता है। जब हम कॉम्पैरेटिव एनालिसिस करते हैं, जो बुक में मैंने एक चैप्टर दिया है कि अब देखिए वेस्ट कैसे चलता है। वेस्ट में दो फ्रेमवर्क है, एक है कि इंडिविजुअलिज्म विल बी, मतलब वो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस रखेगा, इंडिविजुअलिज्म, ठीक है। फैमिली फंडामेंटल यूनिट नहीं होगी, इंडिविजुअलिज्म होगी। और साइंस डेकार्टेस प्रिंसिपल को फॉलो करता है, जिसमें नेचर को बेंड होना है ह्यूमैनिटी के लिए। तो अब ये बड़ा, बहुत लोग ये बोलते हैं कि हमें ह्यूमैनिटी पे विश्वास रखना चाहिए, मतलब मानवता पे, बट यू सी स्टिल उसमें हम पाइवट अगर ह्यूमन को रख रहे हैं, प्रकृति नेचर और इनको नहीं रख रहे हैं, मतलब एक्सप्लॉइट होगा ही होगा। और आपको फिर एक्टिविज्म चाहिए होगा इन्वायरमेंट को सेव करने के लिए। सो एक्टिविज्म, और ये क्यों होता है, क्योंकि एक्सट्रीम कैपिटलिज्म एंड एक्सट्रीम सोशलिज्म से बैलेंस करने का जो पूरा तरीका है पूरे वर्ल्ड में, वो चल रहा होता है। लेकिन पंच महायज्ञ में आप देखेंगे कि उसमें भूत यज्ञ भी है, कि वो कर्तव्य ही है कि हमें पशु पक्षी पंच महाभूत इन सब की जो है वो सेवा कर रही है। तो एक तो ये फ्रेमवर्क हो गया कि हमें मानवतावाद के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए काम नहीं करना है। वसुधैव कुटुंब का जब हम कहते हैं कि पूरा परिवार, वर्ल्ड इज अ फैमिली, तो उसमें सब चीज को हम इंक्लूड करते हैं, लिविंग एंड नॉन लिविंग दोनों होता है। और जो इंडिविजुअलिज्म जो हम बोलते हैं, जिसमें एक व्यक्ति ऊपर हो जाता है, तो उसमें प्राइवेसी आ गई, उसमें फ्रीडम, इक्वालिटी फ्रेमवर्क जितने भी हम बात करते हैं, तो वन ह्यूमन, मतलब एक सिंगल एंटिटी पे बात करते हैं। लेकिन चाणक्य कह रहे हैं कि जब फैमिली और इंडिविजुअल की बात होगी तो फैमिली की प्रायोरिटी, फैमिली एंड ग्राम आएगी तो ग्राम की प्रायोरिटी, ग्राम एंड समाज आएगा तो समाज की, समाज राष्ट्र, राष्ट्र एंड राष्ट्र एंड ब्रह्म आएगा तो ब्रह्म की प्रायोरिटी। तो प्रायोरिटी ऑर्डर देखिए ये आउटवर्ड है बेसिकली। तो त्याग मतलब जो है, हम जो कह रहे हैं कि जिसको हम यज्ञ में भी इमिटेट करते हैं, तो वो आउटवर्ड है, वो सेल्फ सेंटर्ड नहीं है। तो जो कॉन्फ्लिक्ट्स है, तो अभी दो भाइयों में भी झगड़ा है, तो जैसे सर से अभी बात हो रही कि वो कोर्ट में फिर वो चले जाते हैं। पहले के जो कॉन्फ्लिक्ट हैं, पहले वो फंडामेंटली जो है कि फैमिली में रिजॉल्व हो रहे हैं, क्या तो जॉइंट फैमिली का जो एक बेनिफिट मिल रहा है, फिर समाज में, फिर पंचायत में, देन वो फिर बाहर जो है फिर कोर्ट सिस्टम में जाता है। तो अभी जो हम कहते हैं कि 5 करोड़ केस पेंडिंग है, ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स है, क्योंकि स्टेट इज ट्राइंग टू अप्लाई लॉ एंड गवर्नेंस फॉर ईच इंडिविजुअल, नॉट इवन कि एक फैमिली पे, एक ईच इंडिविजुअल। तो वहां पर जो भी इश्यूज आते हैं, चाहे वो LGBT हो, तो वहां पर एक कॉन्फ्लिक्ट आता है कि इसको रिजॉल्व कैसे करें। तो उसमें हम लोगों ने जो पुश किया था, वो ये क्या किया था कि वैसे समाज जो फैमिली को ही नहीं मानती है, तो फिर फैमिली इंस्टीट्यूशंस पे उस पे वो कैसे एंट्री करना चाहते हैं, मतलब जो उसकी आइडेंटिटी को ही नहीं मानती हो, तो फिर वो उसमें कैसे जा रही है। तो हमने यहाँ पर देखा कि हमारा फैमिली फंडामेंटल यूनिट है, इंडिविजुअल फंडामेंटल यूनिट नहीं है। तो यहाँ से जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स रेजोल्यूशन होगा वो इस बेसिस पे होगा कि हम पंच ऋण आधार पे हैं, और हम परिवार, हमारा जो कुटुंब है वो हमारा मेन आधार है। तो आचार्य चाणक्य इन सब को फंडामेंटली लेके चलते हैं, और यहाँ पर उनको कोई इशू नहीं है, क्योंकि समाज वैसे ही गवर्नड है, चाहे वो धनानंद था या फिर चंद्रगुप्त मौर्य। लेकिन अभी क्या है, बिकॉज ऑफ की न्यूक्लियर फैमिली भी है एंड देन इंडिविजुअल जो भी है, तो वहां पर हम चाणक्य फ्रेमवर्क को देखते हैं कि एप्लीकेबल नहीं होता है बहुत सारे फ्रेमवर्क्स, बिकॉज कि वो सोसाइटी ही नहीं है जहां पर हम उसको बाई फोर्स अप्लाई कर सकते हैं। सो ये जो पूरी जर्नी रही कि जो एग्रीकल्चर का बेसिक मुझे प्रॉब्लम सॉल्व करना था, तो वहाँ पर वो सोशल जो इंजीनियरिंग हम वर्ड यूज़ करते हैं, जिससे जो पूरी डिस्टर्ब हुई है कम्युनिटी, और अभी फिर हम वर्ड वापस यूज़ करने लगे कम्युनिटी एग्रीकल्चर, क्लस्टर बेस्ड अप्रोच। तो ये इनहेरेंटली हमारे सोसाइटी में ये वेल डिज़ाइंड रही है। तो आप देखेंगे कि एंड सांख्य वो क्यों पढ़ा रहे हैं, इसका भी क्या कारण है। तो वहाँ पर मैं आऊँगा कि उन्होंने कहा कि एडवाइजर्स आप एक्सपर्ट्स रख सकते हैं, बट आप हर फील्ड के तो एक्सपर्ट हो नहीं सकते, बट डिसीजन अगेन आप ही को लेना है। तो सबसे हाईएस्ट फॉर्म ऑफ नॉलेज को ही राजा सीख ले। इट्स लाइक कि क्वांटम फिजिक्स अगर राजा को आए आज के टाइम में, तो या रिलेटिविटी या एक बेसिक एडवांस फिजिक्स अगर उसको समझ में आती है, तो वो डील कर सकता है बाकी सब्जेक्ट डोमेन को भी, क्योंकि वो उसकी जो कॉग्निटिव स्किल सेट है वो इतना राइज कर गया है कि उसे ये पता चल जाएगा कि क्या सही चल रहा है और क्या गलत चल रहा है। तो सांख्य दर्शन
क्योंकि कॉस्मोलॉजी और ब्रह्मांड के जो यात्रा है पूरा पुरुष प्रकृति से लेकर के जो हम कहते हैं कि पंच महाभूत तक की जो बनने की यात्रा है वो पूरा सीखते हैं चाणक्य तुम्हारे, ताकि उनकी मेंटल कैपेसिटी बढ़ जाए और फिर वो डील कर पाए। एंड योग ऑब्वियसली जो आत्मबल के लिए, कि जब जितेंद्रिय हम बात कर रहे हैं कि पहले महावीर बनना है, जो स्वयं को जीतेगा वो महावीर है और जो युद्ध में जीतता है वो वीर है। तो सेल्फ को कॉन्कर करेंगे एंड देन वो फिर तैयार होगा कि वो राजधर्म का वो पालन करे। तो ये जो चाणक्याज इंटेलिजेंस है, मुझे लगा कि 15 से ज्यादा बुक्स है, बट ये पार्ट ही डील नहीं हो पा रही थी क्योंकि इकोनॉमिक्स पार्ट में है और अभी के वेस्टर्न फ्रेमवर्क ही हम उसमें ज्यादा देख रहे थे कि अच्छा आर्ट ऑफ डिसेप्शन है, ये हमेशा सत्य नहीं बोलते हैं, ये बोल रहे हैं कि सीधे पेड़ों को पहले काटा जाता है। तो जैसे अभी हमारा अप्रोच है चीजों को देखने की, समझने की, उसी लेंस से हमने चाणक्य को भी देखा। तो कभी पॉलिटिकल पार्टीज में देखते हैं कि विधायक की खरीद बिक्री होती है तो हम कहते हैं कि चाणक्य नीति अप्लाई हो रही है, लेकिन चाणक्य नीति फंडामेंटली धार्मिक इकोसिस्टम स्टैब्लिश करने के लिए है। और जो एक्सपेंशन भी इनका है तो वो ये कह रहे हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य, जो श्लोक आता है भगवत गीता में, कि अधर्म जब बढ़ता है उसी को वापस बैलेंस करने के लिए आचार्य चाणक्य इतनी व्यवस्था ये कर रहे हैं। कॉन्करर नहीं है। जब द ग्रेट जो हम लगाते हैं, अलेक्जेंडर द ग्रेट, इवन इंडिया में अशोका द ग्रेट, ग्रेट उनको कहा गया है जो अभी तक के हिस्ट्री में जिन्होंने ज्यादा मार्कआउट किया है, ज्यादा एक्सपेंशन किया है, गवर्नेंस पे ज्यादा बात नहीं की है। इवन रानी लक्ष्मीबाई की बहुत ज्यादा बात होती है, अहिल्याबाई होलकर की कम बात होती है। सो जो बोरिंग है, सुनने में उतना फैसिनेटिंग नहीं लगता है, बट गवर्नेंस जिन्होंने ज्यादा स्टेबलाइज किया है सिस्टम को, उनका जो आधार है वो ज्यादा, आई थिंक जो है लॉन्ग टर्म में हम देखते हैं कि वो ज्यादा भारत के लिए वो कारगर रहा है। तो ये जो पूरी यात्रा मेरी रही चाणक्य की, ये बहुत ही, ये जो 6000 सूत्र हैं इसमें कई शानदार श्लोक है, सूत्र हैं जो आज के लिए भी बहुत ज्यादा, आई थिंक जो हम कहते हैं कॉन्टेम्परेरी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कैपेबिलिटी रखती है। अगेन जो 4 उपाय बोलते हैं, साम दाम दंड एंड भेद। सो इसमें साम पर ज्यादा बात नहीं हुई कि समझाते कैसे हैं, कन्विंस कैसे करते हैं। तो क्योंकि मैं जिस क्षेत्र से आता हूं वहां लोकाचार में ये है, शास्त्र अगर नहीं भी है, 800 साल से नहीं थी, है ना, आर सामा शास्त्री जी को मिलती है ओरिएंटल जो लाइब्रेरी है मैसूर में 1905 में। तो पृथ्वीराज चौहान के पहले ही ये बुक जा चुकी है भारत से। ये शास्त्र 800 साल से नहीं रहा है भारत में। तो वहां पर आप देखेंगे कि लेकिन लोकाचार में रहता है जो मगध साम्राज्य है। मतलब मैंने ये पुस्तक क्यों लिखी, क्योंकि हमें वहाँ लोकल्स जो है मगहिया कहते हैं, ठीक है, मैं झारखंड में जहाँ पे हूँ, और डोम कटार कहते थे। तो वो एक अपभ्रंश मुझे लगा कि है, तो धीरे धीरे पता चला संस्कृत में द्रोण तिकार होता है, एंड द्रोण तिकार मगध साम्राज्य में आर्मी के हेड होते थे, ठीक है। तो मेरी फैमिली उसी लीनियज से आती है। एंड वहाँ लोकाचार में हमें ये पता चला कि जो हम साम बात करते हैं, आप देखिएगा बिहार झारखंड के जो लोग होते हैं, एक बुरी आदत जैसी दिखेगी, टू द पॉइंट नहीं बात कर रहे हैं, है ना। जब भी कोई विषय बात करनी हो तो उसमें वो कहते हैं कि साम में पहले बॉन्डिंग बनानी होती है। पहले आप ये बात करते हैं आप कहाँ से हैं, आपकी भाषा क्या है, पूर्वजों से संपर्क बनाते हैं, ठीक है। फिर म्यूचुअल बेनिफिट्स की बात करते हैं। फिर लास्ट में डील होने के बाद ये कहते हैं कि आप ही सब कुछ है, मतलब हम तो कर ही नहीं रहे हैं। तो ये जो अप्रोच है, ये साम में आचार्य चाणक्य पूरा लिखते हैं कि जो 12-15 मेथड हैं कि अपने बातों को समझाना है, कन्विंस करना है, तो उसका तरीका डायरेक्ट अप्रोच से नहीं हो सकता। तो कॉन्फ्लिक्ट को कैसे समझाना है, समझा करके वो अप्रोच भी बहुत ज्यादा रहा है। और वो कह रहे हैं कि दंड और भेद को फैमिली में नहीं अप्लाई करना है, वो राजनीति नहीं, वो कूटनीति हो जाती है। राजनीति राजाओं के लिए है, पॉलिटिक्स कम्युनिटी और फैमिली में नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उससे समाज जो है ब्रेक होता है और प्रॉब्लमेटिक होता है राष्ट्र के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अंत करना चाहूँगा। जो मेरी समझ रही है इसमें, इस पुस्तक को लिखने में और पढ़ने में, कि जो धार्मिक इकोसिस्टम है, या जो कल जो एक सौभाग्य हुआ हमारा कि 500 वर्षों बाद अयोध्या नगरी में जो रामलला जी की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हुई, तो धार्मिक इकोसिस्टम, जब भी हम शब्द प्रयोग करेंगे, धर्म का प्रयोग करेंगे, तो वो पूरे समाज और पूरे पेरिफेरी को प्रॉस्पेरिटी की ओर ही ले जाता है। इसके रिडक्शनिस्ट ट्रांसलेशन जो है वो थोड़ा कंफ्यूजन पैदा करते हैं और वही वॉर ऑफ नैरेटिव्स में यूज हो जाते हैं।
तो आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जब भी कॉन्फ्लिक्ट होता है तो 4 प्रकार के शत्रु होते हैं, 4 प्रकार के। पहले है शत्रु जिनका जो बीज है वो आपके राष्ट्र के अंदर होंगे, उसको नर्चर करने वाले बाहर के होंगे, मोटिवेट करने वाले। दूसरे होंगे जो बाहर उसका बीज होगा, नर्चर करने वाले आपके राष्ट्र के अंदर होंगे। तीसरा होगा सीड भी यही है, नर्चर करने वाले भी यही है। और चौथा होगा जो सीड भी बाहर है और नर्चर करने वाले भी बाहर है। सो 4 काइंड ऑफ जो शत्रु हैं, शत्रु बोध जो है, जिसमें हम कहेंगे जो स्नेक्स इन दी गंगा जैसे पुस्तक लिखी राजीव मल्होत्रा सर ने, तो ये जो पूरा है ये शत्रु ही है, ठीक है। और उनको टेम करने के लिए जो बेसिक साइकोलॉजी है, उन्होंने कहा कि 3 प्रकार के ही इनमें ग्रुप होते हैं, क्रुद्ध वर्ग, लोभी वर्ग और मानी वर्ग। अब ये 3 वर्ग आपके राष्ट्र में भी होते हैं और बाहर भी होते हैं। मानी वर्ग से अगर मैं स्टार्ट करूं, एक व्यक्ति जिसमें मेरिट बहुत ज्यादा है और स्टेट ने नहीं पहचाना अगर उसे, और किसी और ने पहचाना, तो ये उसका हो जाता है। तो बेसिकली जो रशिया या यूएस जो करते थे कि आपके टॉप यूनिवर्सिटी के जो क्रीम है उसको बुलाते थे, उसको इतनी अच्छी हॉस्पिटैलिटी देते थे, सम्मान देते थे। इवन जो अवार्ड मिलता है, इंटरनेशनल अवार्ड्स मिलता है, सो टेक्निकली वो आपके राष्ट्र के बेस्ट टैलेंट को अपने तरफ कर रहे होते हैं। ये आचार्य चाणक्य अगर होते तो ये पहला प्रॉब्लम वो बताते कि जब भी या हार्वर्ड आपको बुलाया जा रहा है, ऑक्सफोर्ड बुलाया जा रहा है, तो आपको लग रहा है कि ये इंटरनेशनल रिकॉग्निशन हमारे जीवन के लिए बहुत बड़ी बात है, लेकिन वो मैनिपुलेट आप हो सकते हैं उस चीज से। तो मानी वर्ग जो है कि आपको सम्मान जब नहीं मिल रहा होता और कोई और दे देता है तो वो मैनिपुलेट हो जाता है और वो शत्रु बन जाता है। क्रुद्ध वर्ग ऑब्वियसली गुस्से में उसकी एक बहुत डीप डिजायर होती है कि ये मुझे प्राप्त हो, नहीं मिला तो फिर वो गुस्से में होता है, फिर वो एंटी हो जाता है। और लोभी वर्ग ऑब्वियसली जो ग्रीडी है, उसको बाकी चीजों से मतलब नहीं है, वो भी जो है वो टेम हो जाता है। तो ये शत्रु राष्ट्र में भी इन तीनों को ढूंढना और अपने राष्ट्र में भी इन तीनों को पहचानना और समझना, इनको अगर आपने मतलब मेरिट को आपने बढ़ाया नहीं, मेरिटोक्रेसी भी आपको ध्यान देनी है, ग्रीडी कौन कौन है उसको भी समझना है, और लोभी एंड क्रुद्ध वर्ग कौन कौन सा, इन सब को बैलेंस लेके चलने पर ही राष्ट्र जो है वो स्थिर रहता है। तो आचार्य चाणक्य को आप देख सकते हैं कि एंड 300 BCE नहीं, ये जो एक्सप्लोरेशन मेरी रही कि ये 300 साल 2300 साल पुराने नहीं है, क्योंकि अगेन हम मेगास्थनीज और इंडिका की बात कर रहे हैं, और इंडिका है ही नहीं। ये मुझे अजीब लगा कि इंडिका एग्जिस्ट ही नहीं करती है बाय मेगास्थनीज, जो हम ये रिपीट कर रहे हैं बार बार। उनके कोट को कहीं पुस्तक में हम जो है उसको फिर रिकोट करें, मतलब प्राइमरी एविडेंस और प्राइमरी सोर्स है ही नहीं। तो ये उसको हिस्ट्री कह रहे थे। और हमारे 9 पुराण में, ठीक है, विष्णु पुराण है, अग्नि पुराण है, ऐसे अगर हम कहें, 9 पुराण में मौर्य परिवार के बारे में बात हुई है, राजवंश के बारे में बात हुई है कि 137 वर्ष तक ये राजवंश रहता है। तो पुराण को इन्होंने कहा कि मिथोलॉजी है, जिसमें जीनियोलॉजी है, पूरे राजाओं की जो पूरी बात है, तो उसमें 137 वर्ष है। और उन्होंने कहा कि कली के 1600वें वर्ष में चंद्रगुप्त मौर्य राजा बनते हैं। और अभी अगर हम कहें कि 5000 कुछ साल जो बीते हैं, तो उसमें अगर हम माइनस करें तो 3500 ईयर ओल्ड आते हैं चंद्रगुप्त मौर्य। तो पूरा टाइमलाइन ही एक अलग निकल के आया। और तो फिर ये सेंड्रोकोटस कौन है, तो फिर IIT खड़गपुर ने एक टीम जो एक्सकेवेशन करती है, तो वो चंद्रकेतु नाम का एक राजा है जो कोलकाता से 35 किलोमीटर दूर एक आर्कियोलॉजिकल पूरा मॉन्यूमेंट है, वहां पर चंद्रकेतु गढ़ हम उसे कहते हैं। तो चंद्रकेतु साउंड सिमिलर टू सेंड्रोकोटस रेदर देन चंद्रगुप्त एंड सेंड्रोकोटस, और वो 2300 साल पहले हुए हैं। सो इट्स लाइक बहुत सारी चीजें हैं जो करनी बाकी हैं, एंड इसलिए आर्कियोलॉजिकल एविडेंस आपको चाणक्य के और इसके नहीं मिलते, क्योंकि ये काइंड ऑफ जो हम इंडस वैली और उसके कॉन्टेम्पररी साल की बात कर रहे हैं, ठीक है। सो आई थिंक आपके समय का मैंने सदुपयोग किया। आपने 1 घंटे, सर ने बताया कि क्लास को डिसॉल्व करके ये सेशन हुआ है, तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद ध्यान से सुनने के लिए। आपके कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, Q&A। चाणक्य के पहले जो शुक्राचार्य या बृहस्पति की बुक है, उसमें दंड नीति और वार्ता के बारे में से बात हुई है, जब राजा को ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं। तो चाणक्य त्रयी जो लाते हैं ट्रेनिंग में, वो क्यों, उसका कुछ रीजन दिया है उन्होंने? जो मैंने कहा कि वेद आधारित ही समाज है। हाँ, वे हाँ एक्सप्लिसिटली ट्रेनिंग देम इन त्रयी। लेकिन मेरा जो इंट्यूशन है वो मुझे लगता है कि वो
जो मर्यादा को समझाने का तरीका था कि किस मर्यादित होकर कैसे आप राज करें। इसमें जो हम लोग कहते हैं कि जैसे एक घड़ा है तो घड़े को बनाने के लिए आप अंदर से भी सपोर्ट देते हैं और बाहर से भी देते हैं। तो लॉ एंड रूल्स एंड रेगुलेशन से सोसाइटी को आप सिर्फ कंट्रोल नहीं करते, अगर सोसाइटी अंदर से सेल्फ इवॉल्व्ड नहीं है तो आप एक एक पर्सन को कितना पनिश करोगे। लॉ शुड बी द लास्ट मीन टू गवर्न पीपल। तो वो चाणक्य को शायद दिखता है कि ये अन्वेषिकी को हम थ्योरी ऑफ कॉज़ैलिटी इंटरप्रेट कर सकते हैं। थ्योरी ऑफ इंक्वायरी हम लोग इसे बोलते हैं अन्वेक्षक। इंक्वायरी मतलब यस कार्य कारण, हाँ पर्पस कॉज़ैलिटी यस यस यस। बट उसके जो सबसेट है, क्योंकि अन्वीक्षकी शब्द में अगर चल जाएंगे तो अगेन जो मैंने कहा कि जैसे विनय एक शब्द आता है, विद्या ददाति विनयम विनया ददाति पात्रता। अब विनय ह्यूमिलिटी ऐसे हम जानते हैं, लेकिन वहां चाणक्य उसको स्किल सेट बोल रहे हैं। तो संस्कृत के सुनने में कभी कभी एक जैसे लगते हैं, बट जो कॉन्टेक्स्ट है वो देखने से तो अन्वीक्षकी शब्द की तो व्याख्या जब हम करेंगे वो अलग बात है। लेकिन अन्वीक्षकी में पढ़ा क्या रहे हैं वो सांख्य, योग और चार्वाक। तो सांख्य ये सृष्टि क्या है प्रश्न से ही प्रारंभ हो रहा है। तो इंक्वायरी ऑफ पूरा इवोल्यूशन, योग हो गया आपका साइकोलॉजी अगर हम कहें, और जो चार्वाक हो गया कि फंडामेंटल जो आपका व्यू ऑफ लाइफ है, जिसमें आपको साइकिल ऑफ सीरीज ऑफ बर्थ एंड डेथ्स नहीं कंसिडर करना है जब न्याय आप करेंगे। तो ये अन्वीक्षकी के अंदर है। एक और क्वेश्चन है, बट इफ समवन एल्स हैज क्वेश्चन, अब इसका रेफरेंस दे सकते हैं शायद आपने वृक्ष आयुर्वेद और जी। पशु आयुर्वेद बोला है, मतलब उनकी क्या है? यस, वृक्ष आयुर्वेद यूके की बॉटलियन लाइब्रेरी में 20 साल पहले मिलती है वायल नेने जी को, ठीक है। वहाँ पर तो वृक्ष आयुर्वेद शब्द जो है वराह मिहिर की बृहद संहिता में है 55 चैप्टर में। फिर चक्रपाणी मिश्र ने लिखा विश्व वल्लभ जो महाराणा प्रताप जी के काल में हुए। तो ये वर्ड बहुत प्रचलित था, लेकिन पूरा एक टेक्स्ट जो इसी पे हो, अब एग्रीकल्चर तो आपको अग्नि पुराण में भी और अथर्ववेद में भी 5-6 श्लोक मिलेंगे, लेकिन सिर्फ एक्सक्लूसिव टू एग्रीकल्चर हो या बॉटनी हम कहें तो वो सुरपाल द्वारा लिखी हुई, पाल वंश के समय आई थिंक वो है, जो 1000 वर्ष से ज़्यादा का समय है, वो आती है भारत। और फिर एशियन एग्री हिस्ट्री फाउंडेशन एंड पंतनगर यूनिवर्सिटी दे कैरी फॉरवर्ड की उसका ट्रांसलेशन हो इंग्लिश में एंड हिंदी में। और मेरी जो एग्रीकल्चर की यात्रा वही है, उसमें कुणप जल है जिससे ये सारे फर्मेंटेड सॉल्यूशन निकले हैं। पूरे इंडिया में जितने भी वो गोबर, गौमूत्र, गुड़ और ये जो मिक्स करके बनाते हैं, खाद बनाते हैं, वो वृक्ष आयुर्वेद के कुणप जल में मिलता है। सो आई वॉज उसको एग्जीक्यूट मैंने किसानों के साथ किया और वो आज भी वो काम किया। सो दैट्स हाउ कि एक पुराना टेक्स्ट का क्या रेलिवेंस है आज के टाइम में भी। और वो ऑर्गेनिक फार्मिंग फिर काम किया, जो पूरी यात्रा थी ढूंढने की। तो वृक्ष आयुर्वेद के अगर मैं बेसिकली पूरा अगर एक सब्जेक्ट डोमेन बोलूँ, नॉट द बुक, तो उसके अंदर बहुत सारी पुस्तकें, कृषि पराशर पहले से है, ठीक है, जिसमें ज्योतिष, गणितीय ज्योतिष, फलित ज्योतिष नहीं, गणित, मैथमेटिकल कैलकुलेशन, जिसके आधार पर बीज को रोपना और कटाई कब करनी है ना, गौ का कैसे पालन करना। फिर कश्यप कृषि शुक्ति, ऋषि कश्यप की, ठीक है, वराह मेर की बृहद संहिता, फिर सुरपाल की वृक्ष आयुर्वेद, फिर उपवन विनोद, फिर हो गई विश्व वल्लभ। तो ऐसे लगभग 12 ग्रंथ हैं टोटल जो ऑन एग्रीकल्चर एंड बॉटनी है हमारे पास। और जो अभी वर्ल्ड में जो बेसिकली एग्रीकल्चर को उन्होंने इंडस्ट्रियल मोनोकल्चर से मिला दी, ये एग्रीकल्चर नहीं है, ये मोनोकल्चर है। और जिसे ये अब कहते हैं इंटीग्रेटेड फार्मिंग, दैट इज फार्मिंग बेसिकली भारतीय कृषि, ठीक है। What was the name of the book which you said that was in the Mysore library which went out of Bharat even before Prithviraj? अर्थशास्त्र, यस। सर मेरा एक क्वेश्चन था, आपने जब कॉन्टेम्पररी प्रॉब्लम्स की बात की तो उस वक्त में एक एग्जांपल दिया आपने, जैसे LGBTQ का, और आपने एक लाइन बोली कि जो लोग इंस्टीट्यूशंस को नहीं मानते हैं फिर उसी इंस्टीट्यूशन का पार्ट बनना चाहते हैं। तो आपको क्या लगता है कि ऐसा क्यों है? मतलब ओके ओके उनके पार्ट पे कि ओके करना है या ये एक सोची समझी? ओके ओके, अच्छा, कुछ पार्ट जो एकेडमिया में अभी नहीं आया है, जैसे एकेडमिया में हम सोशलिज्म और कैपिटलिज्म को अलग पोल अपार्ट समझते हैं, है ना, कि कार्ल मार्क्स है, लेनिन है, स्टालिन है, तो ये समाजवाद के प्रणेता हैं, और ये जो कैपिटलिस्ट होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, ये दोनों एंटी होते हैं, लेकिन ये दोनों साथ काम करते हैं।
बेसिकली एकेडमिया में ये बात नहीं बताई जाती। अब जैसे मैं बताऊं कि अगर फैमिली ब्रेक होगी तो 2 फ्रिज आएगा, सो कंज्यूमरिज्म और बढ़ेगा। इस बात को आप समझिए। पहला तो ये है ना कि प्रोडक्ट्स हम ज़्यादा अगर बेचना है, अगर $500 बिलियन की इंडस्ट्री है तो 5 मिलियन पुश करते हैं टू क्रिएट न्यू मार्केट। जैसे फेमिनिज्म मैं बताऊं आपको, सही है गलत है वो अलग पार्ट ऑफ डिस्कशन है। उन्होंने बोला कि कुक्ड फूड कब खत्म होगा, जब फीमेल जो है घर से बाहर निकलेगी, एंड देन पैकेज फूड और इंडस्ट्री आएगी। तो फेमिनिज्म को उन्होंने पुश किया। फिर जो मिस वर्ल्ड मिस यूनिवर्स का जो पूरा कॉन्सेप्ट है कि कॉस्मेटिक्स का सेल कैसे राइज होगा, अगर वो कंपटीशन हम कराएंगे, देन जहां रेसिज्म नहीं भी है वहां गोरा काला कैसे आएगा। सो ये जो LGBT है उसमें ये है कि बाय बर्थ हम पेशेंट कैसे बना सकते हैं। मतलब फार्मा इंडस्ट्री का अगर मैं बोलूं कि एक है प्रॉब्लम को सॉल्व करना, बट बाय बर्थ ही अगर हम कंफ्यूजन क्रिएट करें एंड इसको एक मूवमेंट दें, तो जो सर्जरी है, बॉडीली सर्जरी है, उसके बेसिकली पेशेंट्स बढ़ेंगे। एंड पावर का भी एक रोल है, डिसरप्ट करने के लिए एक रोड पे फोर्स चाहिए बेसिकली। एक टाइम में वो जो एक्सप्लॉइटेड लेबर्स थे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के टाइम में वो आए, है ना। एक टाइम में इस्लामिस्ट हम बोल सकते हैं, एक टाइम में कम्युनिस्ट बोल सकते हैं। तो इस टाइम में क्या है कि एवरीवन की अब सब जो है वर्ल्ड व्यू, सबको अब गूगल पे सब कुछ है, सब अब समझ सकते हैं आइडियोलॉजी को। तो अभी जो आइडियोलॉजी है कि ये फैमिली को ब्रेक करना बेसिक है। एक ग्रुप आई थी US के एजुकेशन डिपार्टमेंट से, झारखंड भी विजिट उन्होंने किया था। तो उन्होंने एक सर्वे किया था, बहुत अच्छे से किया था सर्वे, कि ये कोविड के क्राइसिस में बेसिकली डेथ रेट इतनी कम क्यों है और पोस्ट कोविड इनके जीने का मतलब बेसिकली कारण क्या है, इच्छा शक्ति क्या है। तो इनकी लर्निंग अगर मैं बताऊं, उन्होंने बहुत अच्छा खर्च किया, पूरा घूमा। तो उन्होंने 5-6 लर्निंग लिखी थी। एक फैमिली के पास गए तो वहाँ पर बेटे की मृत्यु हुई है और पिता हैं। तो पिता से पूछ रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि हम भगवद गीता पढ़ते आ रहे हैं और उसमें है कि समत्व का जीवन जीना चाहिए, बहुत एक्सटेसी में नहीं, बहुत डिप्रेशन में नहीं, और सुना है कि आत्मा जो है वो शरीर को कपड़े की तरह बदलती है, तो कहीं ना कहीं तो फिर वो जन्म लेगा ही। तो उन्होंने लिखा स्पिरिचुअल वैल्यूज, उस वजह से वो आदमी स्थिर है इस वर्ल्ड व्यू, इस समझ से। एक परिवार में जाते हैं, वहाँ पर बेसिकली वाइफ की मृत्यु होती है। तो वो हस्बैंड जो एक कैमरे के साथ रहता है, तो वो कहता है कि मैं तो प्रोफेशनली कुछ और करता हूँ, लेकिन मेरी वाइफ चाहती थी कि मैं फोटोग्राफर बनूं, तो मैं कैमरा को यूज कर रहा। तो उन्होंने लिखा कि आफ्टर डेथ दे रिटेन फैमिली वैल्यूज, और हम जीवित में भी डाइवोर्स रेट कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। एंड वो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव भी करते हैं कि अच्छा, शाहजहां जो ताजमहल का पूरा केस होता है, फिर उसमें होता है अपने पिता से भी कह रहा है, मतलब पिता कह रहे हैं कि तुमसे अच्छे तो हिंदू हैं जो मरने के बाद भी पानी देते हैं। तो जो एंसेस्ट्रल वैल्यूज है उसको आफ्टर डेथ भी कैरी फॉरवर्ड करता है सनातनी और हिंदू। ये उनकी दूसरी लर्निंग थी। फिर तीसरी में थी कि उपकार, उन पर उनके फैमिली ने कॉलोनी में कुछ उपकार किया था, तो क्राइसिस में पूरे कॉलोनी ने उस परिवार को संभाला था। तो समाओ कि 1x कोई अगर मदद करता है तो 10x रिटर्न में मिलता है। तो ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप लोग नहीं निभाते हैं। तो ये सारी जो लर्निंग थी, इससे यही निकल के आया कि जो फैमिली है वो नर्चर करती है, क्योंकि स्टेट और इंस्टीट्यूशन ये इम्पार्ट नहीं करता है। तो फैमिली जब तक ब्रेक नहीं होगी, केओस क्रिएट नहीं होगा, एनार्की नहीं आएगी और हम पावर को ट्रैप नहीं कर पाएंगे। सो दैट इज द रीजन। इसलिए वो सही है गलत है उसमें जब हम घुसते हैं तो वो तो अलग डिस्कोर्स हो जाता है। बट वो तर्क शास्त्र में ये क्लैरिटी कहां से, न्याय दर्शन में कहा जाता है पहले प्रयोजन पता करिए। प्रमाण शास्त्र से पहले प्रयोजन, वो इंटेंशन क्या है, वो आया ही क्यों है ना। चाहे वो वीगन मूवमेंट हो, चाहे जितने भी मूवमेंट हो, उसका इंटेंशन जानना बहुत जरूरी है। एंड देन उसके फिर सही और गलत में आने से वो फिर पता चलता है बाद में। ये 5 ऋण की जो बात कर रहे हैं चाणक्य, इसका कुछ मेटाफिजिकल फाउंडेशन दिया है कि क्यों ऐसा फ्रेमवर्क उन्होंने डेवलप किया? अच्छा, चाणक्य ये बात नहीं कर रहे, चाणक्य वेद की बस बात कर रहे हैं। वेद में जब परमार्थ की बात हो रही है या ब्रह्म की बात हो रही है, वो राजधर्म के लिए वो उसकी शिक्षा नहीं दे रहे हैं। राजधर्म के लिए जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है, मतलब सोसाइटी में लोगों को कैसे बिहेव करना है, वो पार्ट ही वो हमारा इंटरप्रिटेशन था। क्योंकि जो राजधर्म है वो सोसाइटी से इंटरेक्ट करती है ना, वो पारमार्थिक सत्य पे, इंक्वायरी पे नहीं जाती है, व्यवहारिक सत्य पे रहती है। तो वेद से मूलतः यही आता है कि आपको त्याग की भावना रखनी है, आपको वर्ल्ड को फैमिली मानना है, और प्रायोरिटी ऑर्डर में आउटवर्ड जाना है।
जब भी बिगर, जो हम बताएं कि बिगर गोल के लिए, ग्रेटर गुड के लिए आप जो डिसीजन लेते हैं, तो वहां पर वो वेद हमें बताता है। तो पंचरण का रेफरेंस कहाँ पर ओरिजिन? ऐत्रेय ब्राह्मण, धर्मशास्त्र में, याज्ञवल्क्य स्मृति में भी वो मिलेंगी। बल्कि धर्मशास्त्र ही एक ऐसा है जो सबसे बल्कि और उस पर अभी तक सबसे कम काम हुआ है। मतलब आपको अगर उसके पीएचडी और सब दिखेंगे तो हमेशा 80 साल 100 साल पुराने दिखेंगे, बिकॉज इट इज़ वेरी मच कॉम्प्लिकेटेड। और धर्म का भी है कि वो डायनेमिक होता है। कौन सा धर्म कब अधर्म बन जाए ये लोग बता नहीं रहे। जैसे मनुस्मृति का भी क्लेम है या कहीं भी क्लेम है, तो वो बड़ा स्टैटिक मानते हैं कि ये तो कमांडमेंट्स की तरह है। बट भारत में या महाभारत कहता है कि तर्को अप्रतिष्ठा, मतलब धर्म की जब हम डिफाइन करेंगे तो तर्क अप्रतिष्ठित है उसमें, क्योंकि ये समय स्थान उसके हिसाब से बदल जाता है। और सदाचार धर्म ये सब अलग चीज है। अच्छा बिहेव करना ये धर्म इससे जुड़ा हुआ नहीं है। जैसे युद्ध में वो भी धर्म आ जा रहा है कि जब अधर्म है तो उसको समाप्त करने के लिए आप युद्ध कर रहे हैं। तो धर्म डायनेमिक है और उस समय के महापुरुष जिस पथ पे चले हैं उसका अनुसरण करना एक आसान बात में वो कहते हैं कि यह धर्म है। तो धर्मशास्त्र में पढ़ने में भी ये समझना है कि ये किस कालखंड का लिखा हुआ है। कि हमारे पास अगर लैब नहीं था, हमारे पास इंस्ट्रूमेंट नहीं था, तो हमने इतने आयुर्वेद कैसे लिखा? ठीक है। तो जो ईगो होता है, जो अहम होता है, प्राइड होता है, ये सबके लिए कॉमन होता है। जो यूथ है उसको भी एक एक्सक्लूसिविटी चाहिए कि उसको अब बात करना है कि हम लोग बेसिकली जब विश्व गुरु शब्द प्रयोग करें तो क्यों रहे, तो उस पार्ट में वो जरूर जाता है कि हमें एक्सप्लेन करो कि अग्निहोत्र क्यों एग्रीकल्चर में हेल्प कर रहा है। सो प्रैग्मेटिक जो मतलब काम करता है, जो भी प्रैक्टिकल जो एस्पेक्ट है उसमें इंटरेस्ट रहता है, वो तो हमने देखा है, बिल्कुल रहता है। और मेटाफिजिकल एक्सप्लेनेशंस और उसमें जब जाते हैं तब वो आइदर कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाते या इंटरेस्ट लूज कर देते हैं।